मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान के मुंह पर एक आदमी ने स्याही फेंक दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपने समर्थकों के साथ वहां की एक दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे और जैसे ही वारिस पठान दरगाह से बाहर निकले, वहां मौजूद उस आदमी ने पहले उन्हें हार पहनाया और उसके बाद उनके मुंह पर स्याही फेंककर फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए एआईएमआईएम के समर्थक उसके पीछे दौड़ पड़े। हालांकि वारिस पठान ने स्याही फेंकने की इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हार बिना बोला वारिस में आपको बुरी नजर न लगे, मैं आपको काजल लगाना चाहता हूं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता इसके विरोध में थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के बाद आने वाले दिनों में एआईएमआईएम ने राज्य के सभी चुनावों में हाथ आजमाने का फैसला किया है, जिसके तहत वारिस पठान इंदौर पहुंचे थे, तभी यह घटना हुई। ब्रेकिंग न्यूज यूएई से, जहां की सरकार ने दो टूक कह दिया कि हूथी विद्रोहियों के हमलों के बावजूद इजरायल के राष्ट्रपति के दौरे में कोई बदलाव नहीं होगा। इजरायल का कोई राष्ट्रपति पहली बार यूएई के दौरे पर पहुंचा है और इस दौरान हूथी विद्रोहियों ने यूएई पर मिसाइल से हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल से हुए इस हमले को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया गया, लेकिन यह हमला यमन में एक नई जंग की वजह बन सकता है। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या पता चल रहा है इस पर? और जी किशोर, यमन में हूती विद्रोही यूएई संयुक्त अरब अमीरात से बदला लेने को बेताब हैं। एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल से यूएई पर हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो जवाबी हमले कर रहा है और इसका खामियाजा मगर भुगत रहे हैं यमन के नागरिक। जाहिर तौर पर उनको इसका नुकसान हो रहा है। पश्चिम एशिया में बड़ी जंग के आसार बन रहे हैं। यूएई पर यमन के विद्रोहियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि एक महीने से भी कम वक्त में तीसरा बड़ा हवाई हमला था। यह एक ऐसी जंग की शुरुआत हो सकती है जिसकी चपेट में 13 मुल्क आ जाएंगे अगर जंग शुरू हुई तो। दोनों तरफ से हो रहे तेज हमले इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसका केंद्र यमन हो सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने से भी कम वक्त में 4 बार हूथी विद्रोहियों के हमले यूएई की अलग अलग जगहों पर हुए हैं। इनमें सबसे ताजा हमला एक दिन पहले हुआ जब विद्रोहियों ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन यह हमला तब हुआ जब इजरायल के राष्ट्रपति यूएई के दौरे पर हैं। इजरायल के राष्ट्रपति का यूएई जाना भी कोई छोटी घटना नहीं है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और उसके बीच अगर मिसाइल अटैक कामयाब हो जाता तो केवल तबाही नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती थी। इससे पहले एक साथ 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी अल जाफरा एयरबेस की तरफ। यह एयरबेस यूएई में है, जहां अमेरिकी और ब्रिटिश फौज की मौजूदगी भी रहती है, लेकिन दोनों मिसाइलों को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इससे पहले एक और हमला हो चुका है यूएई की राजधानी अबू धाबी की तरफ। यह हमला तो तेल के ठिकाने पर हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे, 6 लोग जख्मी हुए थे। इससे भी पहले एक और बड़ी घटना हुई थी, वो भी जनवरी की थी, जब हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज पकड़ लिया था। यह जहाज यूएई का था और विद्रोहियों ने दावा किया था कि इसमें हथियार भरे हुए थे, इसलिए उसे पकड़ा गया। लेकिन इस जहाज को छुड़ाने के लिए हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी हुई और जवाब देते हुए विद्रोहियों ने भी हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उसे ही जंग के ताजा हालात की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन इस जंग में केवल यमन, हूथी विद्रोही या फिर यूएई ही नहीं है। इस जंग के दायरे में कई बड़े खिलाड़ी हैं। ईरान से लेकर अमेरिका तक और ब्रिटेन से लेकर सूडान तक इस जंग के दायरे में है, जिसके लिए यमन के हालात को थोड़ा सा समझना जरूरी है। यमन में हूथी एक ऐसा शिया मुसलमानों का समुदाय है जिसकी मौजूदगी वहां की कुल आबादी में करीब 25% है। यह एक कबीला हुआ करता था जिसने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद जंग शुरू हुई। जंग बढ़ती गई। पिछले 7 साल से इन विद्रोहियों की ताकत का सामना केवल यमन की सरकार नहीं, बल्कि 9 देशों की सरकारें कर रही हैं। पश्चिम एशिया के इन देशों में यमन को ही सबसे गरीब मुल्क माना जाता है। गृह युद्ध के कारण ही यमन की हालत इतनी खराब है। लेकिन यमन में सुन्नी मुसलमानों के समुदाय की आबादी ज्यादा है, इसे समझना जरूरी है। यमन में सरकार है सुन्नी और हूथी विद्रोही है शिया। अब यमन की सीमा लगती है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में भी सुन्नी मुसलमानों का प्रभाव है। सऊदी अरब ने यमन की सरकार की मदद की विद्रोहियों से निपटने में, लेकिन अकेला सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि 9 देशों का एक गठबंधन बनाया गया। 9 देशों की सेना बनाई गई यमन में, वहां की सरकार की मदद करने के लिए और विद्रोहियों से, शिया विद्रोहियों से लड़ने के लिए। 7 साल पहले बना था यह संगठन। इस संगठन में यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन,
मोरक्को, सूडान और सेनेगल है। ये 9 देश मिलकर लड़ रहे हैं हूथी विद्रोहियों से और इन 9 देशों की मदद करने वाले 3 बड़े मुल्क भी हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इस 9 देशों के गठबंधन की इंटेलिजेंस में भी मदद करते हैं और जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता भी भेजते हैं। मतलब अकेले हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए खड़े हैं 9 और 3 कुल मिलाकर 12 मुल्क। जब ये जंग शुरू हुई तो कहा जा रहा था कि हूथी विद्रोही 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, उनका अंत कर दिया जाएगा। लेकिन 7 साल बाद भी यमन युद्ध की आग में जल रहा है, जिसके लिए यूएई और सऊदी अरब कसूरवार मानते हैं ईरान को। आरोप लगाया जाता है कि ईरान हूथी विद्रोहियों की मदद करता है, उन्हें हथियार और पैसे मुहैया कराता है, इसीलिए हूथी विद्रोही ताकतवर है। मतलब यहां भी वो शिया सुन्नी वाला टकराव एक वजह हो सकती है, क्योंकि ईरान एक शिया मुल्क है जिसकी सऊदी अरब से नहीं बनती। सऊदी अरब और यूएई दोनों सुन्नी मुल्क हैं, लेकिन मसला यह है कि इस बार अगर सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने पलटवार किया तो क्या होगा? जवाब साफ है कि यमन में एक बड़ी जंग की शुरुआत हो जाएगी, जो शायद इस बार निर्णायक साबित हो। सऊदी अरब और यूएई के भड़कने की बड़ी वजह यह भी है कि बार बार जो हो रहे हमले दुनिया में यह संदेश दे रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई असुरक्षित मुल्क है, सुरक्षित जगह नहीं है। अबू धाबी है, दुबई है, ये सब यूएई में है। शारजा, दुबई, अबू धाबी, ये सब मिलाकर यूएई है। मतलब किसी भी शहर पर कभी भी कोई मिसाइल आकर गिर सकती है, ये मैसेज जा रहा है। जबकि ये दोनों मुल्क, सऊदी अरब और यूएई, कोरोना संकट के बाद दुनिया भर से पर्यटकों को बुलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगे हैं। ऐसे में अगर दुनिया को पता लगेगा कि यहां हवाई हमलों का खतरा है तो पर्यटन के लिए तो लोग नहीं आएंगे। यमन में जिस तरह से हूथी विद्रोही बार बार मिसाइल दाग रहे हैं, इतना तो साफ है कि उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो गठबंधन वाली सेना को उकसाने से पीछे नहीं हट रहे। दूसरी तरफ उनके सामने दुनिया की महाशक्तियों के समर्थन वाला एक महागठबंधन है। मतलब दोनों तरफ से ही ताकतवर सेनाओं का मुकाबला होगा। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति का दौरा खत्म होने के बाद यमन में कुछ बड़ा हो सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि एक तरफ दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ रही है, जो पश्चिम एशिया के देशों को किसी बड़ी जंग की तरफ ले जाती दिख रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की कुछ संस्थाएं दोनों पक्षों से बातचीत की कोशिश में भी लगी हैं ताकि जंग को टाला जा सके। यूपी के मेरठ में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद में 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। बताया गया कि इस विवाद में एक दिन पहले गोपाल नाम के एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका आरोप शानू मलिक और शाहनवाज नाम के 2 युवकों पर लगा, जिससे गुस्साए लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस थाने का घेराव करने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर ही सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। इस हंगामे की जानकारी मिलने पर इलाके के बीजेपी विधायक संगीत सोम भी वहां पहुंचे और गुस्साई भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगे। निश्चित रहो। थाने के बाहर जारी हंगामे के बीच मेरठ के एसएसपी ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें शानू मलिक और शहनवाज है। वहीं हंगामा बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और थाने के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि जानलेवा हमले में घायल गोपाल नाम के युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में गुस्सा है। हालांकि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पुलिस थाने के बाहर हंगामा कर रहे लोग लौट गए। शबाना आजमी को कोरोना हो गया। शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पार्टी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए। जापान में मई में होने वाली स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को टाल दिया गया। अब यह प्रतियोगिता अगले साल जुलाई में होगी। वहां कोरोना खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी कार में मास्क न लगाने पर जुर्माने वाले नियम को बेतुका बताया। साथ ही कोर्ट ने राजधानी में कोरोना केस कम होने पर इस नियम पर विचार करने की सलाह दी। यही नहीं, इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने भी माना कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब इस नियम में बदलाव करना चाहिए। इससे पहले पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज की बेंच ने इस नियम के खिलाफ दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में उप थल सेना प्रमुख का पद संभाल लिया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने के बाद बीजेपी लगातार इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जिसके लिए जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर को घेरने की कोशिश की और उनके इस प्रदर्शन की अगुवाई की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने, जिनके साथ कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए एक रैली की शक्ल में वहां पहुंचे। बीजेपी ने इस मामले में सीएम अशोक गहलोत के शामिल होने का भी आरोप लगाया। पीछे जो मास्टरमाइंड है वो खुद मुख्यमंत्री है, खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के लोग इसमें सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के एक आरोपी रामकृपाल मीणा के ठिकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। उस पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल और कॉलेज बनाने का आरोप था, जिन्हें जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमींदोज कर दिया, जिसके लिए उसके बनाए स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग के सामने 2 खुदाई करने वाली मशीन दिखाई दी, जिन्होंने अधिकारियों का इशारा मिलते ही उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। 667 वर्ग गज पे इसमें अतिक्रमण है और 1000 गज के सामने की तरफ एक ग्राउंड बना रखा था। बताया गया कि इस सिलसिले में शुक्रवार को पहले नोटिस जारी किया गया और फिर 3 दिन बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सौभाग्य की बात है कि एक रोज पहले इस पेपर लीक मामले में बीजेपी ने एक संगठन के शामिल होने का दावा किया, जिसके अध्यक्ष सीएम गहलोत हैं। साथ ही उनमें कुछ लोगों को पुलिस ने जांच के बाद गिरफ्तार भी कर लिया और उन्हीं में एक रामकृपाल मीणा भी बताया गया, जिसकी अवैध बिल्डिंगों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मिट्टी में मिला दिया। यूपी चुनाव में गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की एंट्री हो गई। कानपुर के बिकरू कांड के बाद खुशी दुबे का नाम चर्चा में आया था और अब कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कानपुर की कल्याणपुर सीट से उम्मीदवार बना दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने इस सीट से खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को टिकट दिया था, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की वजह से पेच फंस गया और आखिरी वक्त पर उम्मीदवार बदलना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी खुशी दुबे के परिवार के सदस्य को ही चुना और उनकी बहन को प्रत्याशी बना दिया, जिन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। 2020 में खुशी दुबे की शादी अमर दुबे से हुई थी, जिसके 3 महीने बाद कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे और अमर दुबे की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अमर दुबे फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे मार गिराया था। पुलिस ने इस मामले में अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी आरोपी बनाया था। सौभाग्य की एक बात यह कि बिकरू कांड के बाद पुलिस ने खुशी दुबे पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था और उन्हें जेल भेजा था। कांग्रेस की ओर से पर्चा भरने के बाद उनकी बहन ने इसी बात का जिक्र किया और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। अखिलेश यादव को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने यूपी की करहल सीट से नामांकन नहीं किया, जबकि यूपी चुनाव के लिए जारी अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस ने मैनपुरी जिले की इस सीट से ज्ञानवती यादव को टिकट दी थी। लेकिन अखिलेश के वहां से चुनावी मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस ने रणनीति बदल ली और नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस आलाकमान ने अपनी उम्मीदवार को चुनाव का पर्चा भरने से रोक दिया, जिसके बाद साफ हो गया कि अब कांग्रेस इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हाईकमान का एक निर्णय आया कि भाई हम करेल से हमारा प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। वहीं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही करहल सीट से नामांकन किया था। सौभाग्य की एक बात यह कि अखिलेश यादव की करहल सीट ही नहीं बल्कि इटावा जिले की जसवंत नगर सीट से भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जहां अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आम बजट पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ने इस बजट में आम लोगों का ख्याल नहीं रखा, जिसके बाद वित्त मंत्री ने उन्हें जवाब दिया। निर्मला सीतारामन ने लगातार चौथी बार संसद में बजट पेश किया, लेकिन जिस समय वो बजट पर भाषण दे रही थी उस समय राहुल गांधी संसद में सर पर हाथ रखकर बैठे नजर आए, जिसे देखकर लगा कि उन्हें उसमें कोई रुचि ही नहीं है, क्योंकि उनके आगे पीछे और अगल बगल बैठे कांग्रेस सांसद ध्यान से बजट सुनते दिखाई दिए। यही नहीं, बजट के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और केंद्र सरकार के बजट को जीरो सम बजट लिख दिया। ट्वीट में उन्होंने अलग अलग सेक्टर का नाम लिखते हुए यह आरोप लगाया कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, जिसके बाद वित्त मंत्री ने उन्हें जवाब दिया। I pity people who come up with quick responses. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारामन ने मीडिया के सामने उससे जुड़े हर सवाल का जवाब दिया और इसी दौरान राहुल के बजट पर सवाल उठाने का मुद्दा भी उठा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे, जिनसे निर्मला सीतारामन ने खुद कहा कि वो राहुल से जुड़े सवाल का जवाब दें, जिसके बाद पंकज चौधरी ने राहुल पर निशाना साधा और उनकी समझ पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि
इस बजट में सारे चीजों की सारी व्यवस्था की गई है। वित्त राज्य मंत्री के हमले के बाद वित्त मंत्री ने भी राहुल पर जोरदार वार किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने पंकज चौधरी के जवाब को यूपी टाइप जवाब बोल दिया। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP. निर्मला सीतारमण के ये बोलते ही कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रही हैं। क्या निर्मला सीतारमण जी और भाजपा मानती हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनके अंदर बुद्धि नहीं? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज से सांसद हैं। सौभाग्य की बात है कि वित्त मंत्री ने बजट को आम लोगों का बजट बताया और 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाए जाने को लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत माना, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। इंडोनेशिया की राजधानी बदलने वाली है। वहां की सरकार के इस फैसले से जुड़ा हुआ बिल वहां की संसद में भी पास हो चुका है, लेकिन खबर यह है कि मुस्लिम समुदाय की 80% से ज्यादा आबादी वाले इंडोनेशिया की राजधानी का ताल्लुक अब हिंदू धर्म से होगा। हालांकि पहले यह समझ लेते हैं कि राजधानी बदलने की जरूरत इंडोनेशिया को क्यों पड़ी। तो सीधा जवाब यह है कि जकार्ता दुनिया का ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा तेजी से डूब रहा है। जकार्ता समुद्र के करीब है, जहां बाढ़ आना अब हर साल का रूटीन सा बन चुका है। ऊपर से छोटे से शहर जकार्ता की आबादी अब 1 करोड़ के भी पार जा चुकी है। इसके अलावा लगातार बढ़ रहा प्रदूषण अभी से जकार्ता को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में खड़ा कर चुका है। और ये सभी ऐसी परेशानियां हैं जिनका समाधान काफी वक्त से ढूंढा जा रहा था। पिछले करीब 7 साल से जो बस ये इंतजार ही चल रहा था कि कब इंडोनेशिया अपनी राजधानी को बदलने का ऐलान करेगा। लेकिन जकार्ता को हटाकर जिस जगह को अपनी राजधानी बनाने का ऐलान इंडोनेशिया ने किया, उसका नाम वहां पर हो रहे एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करने वाला है। ऐसे बदलाव जिनकी बुनियाद भले ही प्रदूषण या जलवायु जैसी कोई समस्या हो, लेकिन उसके मायने इससे भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि जकार्ता की जगह इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी नुसंतारा। इस शब्द का मतलब है एक ऐसा देश जो द्वीपों का एक बड़ा समूह है। द्वीपों का एक बड़ा समूह तो इंडोनेशिया अभी भी है, लेकिन अभी इंडोनेशिया का आकार नुसंतारा कहलाने लायक नहीं है, जबकि इतिहास में इंडोनेशिया वाकई द्वीपों का एक बहुत बड़ा समूह हुआ करता था, मतलब नुसंतारा हुआ करता था। और अब इंडोनेशिया की राजधानी का नाम नुसंतारा रखने का मतलब यह भी समझा जा रहा है कि इंडोनेशिया अपने उस दौर को याद रखना चाहता है। वो एक ऐसा दौर था जब इंडोनेशिया की सीमाएं पैपुआ न्यू गिनी तक फैली हुई थी। मतलब आज का पूरा इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, दक्षिणी थाईलैंड, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस का बहुत बड़ा हिस्सा, ये सब कुछ उस जमाने के इंडोनेशिया में होता था। लेकिन इंडोनेशिया के उस दौर को याद करने का मतलब है हिंदू साम्राज्य के एक दौर को याद करना, क्योंकि इंडोनेशिया के उस इतिहास का पन्ना इंडोनेशिया का कम और मजापहित साम्राज्य का ज्यादा है। मजापहित साम्राज्य वहां का आखिरी हिंदू साम्राज्य था जो इंडोनेशिया में 13वीं सदी में कायम हुआ, और इतिहास में दर्ज है कि 1527 तक मजापहित साम्राज्य वहां बना रहा, और इस दौरान लगातार इंडोनेशिया की सीमाएं फैलती गईं, राज्य का विस्तार होता चला गया। उस वक्त के मजापहित साम्राज्य के 10 सम्राट होने का इतिहास में जिक्र है। 14वीं सदी में तो इस साम्राज्य की सेना ने कई अहम युद्ध लड़े, और कई इतिहासकारों ने लिखा है कि हर युद्ध के बाद साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। बताया जाता है कि उस वक्त इंडोनेशिया में हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म ही मौजूद था। मतलब ये कि इंडोनेशिया के इतिहास का जो सबसे सुनहरा दौर रहा है वो उस वक्त का है जब इंडोनेशिया में हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। और अब राजधानी का नाम नुसंतारा करने का मतलब यह भी है कि इंडोनेशिया अपने उस इतिहास को याद करना चाहता है, उस इतिहास से जुड़ना चाहता है। अगर अभी के इंडोनेशिया की बात की जाए तो वहां 2010 में हुई जनगणना के मुताबिक हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी 2% से भी कम है। इंडोनेशिया की कुल आबादी है 25 करोड़, और आखिरी जनगणना के जो आंकड़े अभी मौजूद हैं वो 2010 के ही हैं, जिसके हिसाब से मुस्लिम आबादी वहां सबसे ज्यादा है। मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी इंडोनेशिया में 2010 की जनगणना के मुताबिक 87% है, और धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर ईसाई धर्म का है। ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी वहां करीब 10% है। लेकिन राजनीतिक तौर पर वहां कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें एक बदलाव वहां की राजधानी का नाम नुसंतारा रखना है, जिसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। नुसंतारा नाम की असल में अभी तक कोई जगह नहीं है, ये एक जंगल का हिस्सा है जहां एक राजधानी मतलब एक नया शहर बसाया जाएगा, और जंगल को काट कर एक टापू पर जो नया शहर बसाया जाएगा उसका नाम वहां की सरकार ने नुसंतारा रख दिया है। एक नई राजधानी बसाने पर इंडोनेशिया भारतीय रुपयों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है।
सौवात की एक बात यह कि इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रतीक इंडोनेशिया में हैं। वहां का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ को माना जाता है, जिसे हिंदू सनातन परंपरा में भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इसलिए सांस्कृतिक समानताएं हैं और अब राजधानी का नाम नुसंतारा रखना एक वैचारिक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। आईपीएल के लिए इस बार करीब 600 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। आईपीएल से पहले होने वाली नीलामी में इस बार 590 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। ये नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के उम्मीदवार यूपी चुनावों में निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग में उनकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए दिल्ली से एक चादर भिजवाई। इस मौके पर पार्टी के कई राज्यों के नेता भी वहां मौजूद रहे। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों के साथ फिर स्कूल खोल दिए गए। देहरादून में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। ये कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में दिखाया जाएगा। प्रियंका जी कल हमारे बीच में आएंगी। 70 की 70 विधानसभाओं में लगभग 100-125 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वो एड्रेस करेंगी। ब्रेकिंग न्यूज जापान से। जापान का F-15 फाइटर प्लेन समंदर के ऊपर अचानक लापता हो गया, जिसके बाद यह शक जताया जाने लगा कि यह चीन की करतूत हो सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से लड़ाकू विमान लापता हुआ उससे यह आशंका जताई जा रही है कि जापान के फाइटर प्लेन को हमला करके भी गिराया गया हो। जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या पता चल रहा है? जी देखिए किशोर, जापान का F-15 विमान गायब हो गया है और इसके गायब होने का शक चीन पर है। दरअसल सेंट्रल जापान के कोमुत्सु एयरबेस से इस विमान ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के 5 किलोमीटर बाद ही जापान सागर के ऊपर रडार से इसका कनेक्शन टूट गया। बताया जा रहा है कि इसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे और जेट ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जापान की एजेंसी इस विमान की तलाश में जुटी हुई हैं। जी, तो चीन और जापान में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक ऐसी घटना हुई जिसका बड़ा गहरा असर हो सकता है। जापान की वायुसेना का F-15 लड़ाकू विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गायब हो गया। इस विमान का जापान सागर के ऊपर रडार से कनेक्शन टूट गया था। इसके बाद पता ही नहीं चला कि आखिर ये F-15 फाइटर जेट वहां कहां गायब हुआ। इस फाइटर जेट ने सेंट्रल जापान के कोमात्सु एयरबेस से उड़ान भरी थी और आखिरी बार इसकी लोकेशन मिली जापान सागर के ऊपर। जापान के पश्चिम में है, मतलब जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में। नक्शे पर देखेंगे तो दक्षिण चीन सागर भी जापान सागर से ज्यादा दूर नहीं है। फाइटर जेट ने उड़ान भरने के बाद 5 किलोमीटर की दूरी तय की और अचानक गायब हो गया। पता ही नहीं चला कि उसे आसमान खा गया या समंदर निगल गया। खोजबीन शुरू तो हुई पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन सर्च ऑपरेशन में जापान सागर की उस जगह पर कुछ चीजें तैरती हुई दिखी जहां फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था। अब शक यह जताया जा रहा है कि जापान का यह फाइटर जेट या तो किसी हादसे का शिकार हुआ हो या फिर किसी दुश्मन ने उसे मिसाइल से निशाना बनाया हो। और अगर किसी दुश्मन की भूमिका जांच में मिलती है तो शक की सुई सीधा चीन की तरफ जाएगी, क्योंकि समुद्र में चीन और जापान के बीच पहले से तनातनी बनी हुई है। खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन का दबदबा कम करने के लिए जापान लगातार आवाज उठाता रहा है और चीन की तरफ से कई बार जापान की जल सीमा में दाखिल होने की कोशिश हो चुकी है। इसके अलावा जापान के लड़ाकू विमानों के साथ चीन के कुछ विमानों की जंग की घटनाएं भी पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। अमेरिका के साथ जापान के मजबूत रिश्ते भी चीन के साथ उसकी दूरियां बढ़ने की बड़ी वजह है। हालांकि दोनों मुल्कों के खराब रिश्तों की जड़ में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी हैं। एक तरफ दक्षिण कोरिया है जिसके साथ जापान और अमेरिका खड़े हैं, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया है जिसके साथ चीन खड़ा दिखता है। सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहा उत्तर कोरिया लगातार आसपास के मुल्कों के लिए खतरा बना हुआ है। सौबात की एक बात यह कि जिस वक्त ये लड़ाकू विमान गायब हुआ तब उसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे और उसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि F-15 लड़ाकू विमान कहां है, उसके साथ क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ से। यूपी बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की है। लखनऊ कैंट से बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को टिकट दी। लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को और लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को टिकट दी गई है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये 3 बहुत अहम नाम और बहुत अहम सीटें, इन पे अलग नाम चल रहे थे।
देखिए, बिल्कुल बहुत ही अहम जानकारी है इस लिस्ट के जरिए सामने आई है, क्योंकि किशोर जो ईडी के पूर्व अधिकारी हैं राजेश्वर सिंह, उनका कल ही बीआरएस स्वीकार हुआ और आज बीजेपी ने उन्हें सरोजनी नगर से टिकट अपना दे दिया है। इसके अलावा स्वाति सिंह जो मंत्री थी योगी आदित्यनाथ सरकार में, ये कहा जा रहा था कि इस बार सरोजनी नगर सीट से उनके पति दयाशंकर को टिकट मिल सकता है, लेकिन ना तो स्वाति सिंह को और ना ही उनके पति को यहाँ से टिकट मिला। यहाँ से राजेश्वर सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है। ब्रजेश पाठक जो यूपी सरकार में मंत्री है, उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है। ब्रजेश पाठक पहले लखनऊ मध्य से उम्मीदवार थे, लेकिन अब लखनऊ मध्य में रजनीश गुप्ता को दे दिया गया है टिकट। और लखनऊ कैंट जो बहुत ही वीआईपी सीट बताई जा रही है, जिस पर ब्रजेश पाठक अब जो मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में, वो चुनाव लड़ेंगे। और इस सीट पर लगातार कई लोगों की तरफ से दावा था, लेकिन मंत्री ब्रजेश पाठक को अब लड़ाया जा रहा है। जी, तो अपर्णा यादव भी नहीं है उस सीट पर यानी कि। शुक्रिया आपका विक्रांत। उठ ए कलम संवाद कर, उठ ए कलम संवाद कर, शब्दों को जिंदाबाद कर। सौबात की एक बात कही गौतम ने, मत चल लकीरों पर कभी, जब जो भी कर अपवाद कर। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।